तो हमने एक क्लास तो कर ली अपने रिवीजन की, तो ये आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। इसमें भी हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखेंगे। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। पहला क्वेश्चन ए पार्ट, 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। अब देखो इसे सिंपली ना कोई भी सॉल्व कर देगा, आपको बच्चों वाला काम नहीं करना, आपको इस पे ध्यान देना है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बोला हुआ है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, प्रॉपर्टी लगाना है आपको यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे? तो आप लोग इस तरह से डायरेक्टली देखने पे कोई प्रॉपर्टी तो दिख नहीं रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। अगर मैं 2 + 3 + 4 लिखूं और उसमें पहले 2 + 3 करूं, या फिर अगर मैं 2 + 3 + 4 में पहले 3 + 4 को करूं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा आंसर में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ग्रुपिंग करना, रीग्रुपिंग करना। तो यहां पे भी हमें रीग्रुप करना, कैसे करेंगे? इसको इसके पास लेके आ जाओ। कैसे, क्यों लेके आना है? यहां पे देखो एक -3/7 दिख रहा है और यहां पे भी एक 3/7 दिख रहा है, तो मैं इन दोनों टर्म में से 3/7 कॉमन निकाल सकता हूं। इस वजह से आपको इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेके आना है। तो 2/5 इंटू -3/7, अब इसको पास लेके आओ तो ये हो जाएगा -3/7 इंटू 3/5 माइनस, इसको अकेले छोड़ दो, 1/14। अभी इस पे ध्यान देना है, बस क्या करना है, इस पे ध्यान देना है। आप देखो कि यहां पे भी -3/7 है और यहां पे भी क्या है, 3/7 है। तो एक काम करो, दोनों में से क्या करोगे आप? एक -3/7 कॉमन निकालोगे। तो -3/7 जब आप कॉमन निकाल लोगे तो ये मेरे पास यहां पे बचेगा 2/5, 2/5 बचा। अब यहां पे जब आपने -3/7 कॉमन निकाल लिए तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो आपने बाहर खींच लिया है। तो अब अंदर बचेगा 3/5 -1/14। 2/5 और 3/5 क्या होता है? 5/5 होता है, जो 1 के बराबर होता है। ये -3/7 इंटू 1 -1/14। अब इसका आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे -3/7 -1/14। और अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो आप बोलोगे सर 7 और 14 का एलसीएम क्या होता है? 14 के बराबर होता है। तो ये 7 2 14 -6 -1, तो ये आ जाएगा -7/14, जो कि आएगा -1/2 के बराबर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1/2 के बराबर आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी की। उसके लिए मैं इसे हटाता हूं एक बार। तो बी पार्ट में क्या बोला गया? 3/7 प्लस 3/7 प्लस -6/11। अब देखो प्लस और माइनस है, जब प्लस और माइनस एक साथ लिखा होता है तो क्या हो जाता है? प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ऐसे यहां पे प्लस और माइनस मिलकर -8/21 प्लस 5/22। अब आपको ना डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, मेरे को एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली सबका एलसीएम निकाल दोगे तो यहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। देखो 7 के टेबल में 21 आता है, 7 का एक मल्टीपल है 21, 11 का भी एक मल्टीपल है 22। तो मुझे क्या करना है? इसको भी मुझे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के रीग्रुपिंग करनी है। तो मैं करूंगा, मैं इसको साथ लिखूंगा और इसको साथ लिखूंगा। तो ये हो जाएगा 3/7 -8/21, यहां पे हो जाएगा ये प्लस 5/22 -6/11। रीग्रुपिंग कर दिया मैंने। अब क्या करना है आपको? आप बोलोगे सर एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 7 और 21 का 21 ही होगा। 7 कितना टाइम्स 21? 7 इंटू 3 टाइम्स, तो 3 3 9 हो जाएगा ऊपर, और -8 यहां पे आ जाएगा, प्लस यहां पे 22 11 के एलसीएम क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 5 माइनस यहां पे 11 इंटू व्हाट इज 22? 11 2 22, तो -6 इंटू 12 हो जाएगा। यहां पे ये आ जाएगा मेरा 9 -8 1 1/21 प्लस 5 - 12 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर -7/22, -7/22। तो अब हमें क्या करना है? अभी हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 21 और 22 का एलसीएम क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 21 इंटू 2 होता है 42, 42 इंटू 11 क्या होता है? 462 होता है। तो 462 तो आगे इसका एलसीएम 21 इंटू 22 यहां पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा -7 इंटू 21। तो ये आ जाएगा आपका, यहां लिख रहा हूं मैं 22 माइनस 7 इंटू 21 कितना होता है? 147 अपॉन में 462, अपॉन में 462। तो 22 माइनस 147 कितना हो जाएगा? नेगेटिव में क्या आएगा? 257 224 125 अपॉन में 462। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का भी आंसर, -125 अपॉन में 462। तो अब हम चलते सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 1/5 इंटू 2/15 माइनस 1/5 इंटू 2/5। तो यहां पे आप मेरे को एक बात बताओ, यहां पे आपको 1/5 कॉमन दिख रहा है, यहां पे 1/5 दिख रहा है आपको। दोनों माइनस के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो दोनों टर्म्स है उसमें 1/5 दोनों जगह दिख रहा है। तो 1/5 को मैंने कॉमन निकाला, यहां पे क्या आ जाएगा? 2/15 माइनस में 2/5 आ जाएगा। ये आप बोलोगे सर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू 15 और 5 का एलसीएम 15 ही होता है। 2 माइनस 5 3 से 15 होता है, तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2 - 6 कितना होता है? 2 - 6 -4 होता है, और 5 इंटू 15 75 होता है।
तो -4/75 इसी क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। यहां पे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के आपने सॉल्व किया। तो बच्चों आप समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। यहां पे हमें x ढूंढना है। ये हमें एक इक्वेशन दे रखा है, पहले क्वेश्चन ये है a पार्ट, 8x - 7x - 3x। देखो 8x और 3x है, तो 8x में से अगर मैं 3x को कम करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। -7 बराबर किसके हो जाएगा, 6x में से अगर मैं 2x को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4x - 3। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले बोला, जो भी वेरिएबल वाले टर्म्स होते हैं ना उनको एक साथ रखना होता है हमें इक्वल टू के, और जो बाकी जो न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं वो इक्वल टू के दूसरे साइड रखना होता है। तो यहां पे 5x में से अगर मैं 4x को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 5x - 4x, और यहां पे अगर मैं -7 को उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा -3 + 7। साइन उल्टा हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है जब मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड या राइट साइड में मूव कर रहा हूं। तो यहां पे 5x - 4x हो जाएगा x, और -3 + 7 हो जाएगा 4। तो ये हो गया मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2x - 1/5 = 3x + 1/3। तो यहां पे आप क्या करो, यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 को यहां पे और 5 को यहां पे। तो जब 3 राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, यहां पे राइट साइड में डिवीजन में था, तो लेफ्ट साइड में जब मैं 3 को लेके आऊंगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 2x - 1 × 3 बराबर हो जाएगा 3x + 1 × 5 के। तो ये आ जाएगा आपका 6x - 3 बराबर हो जाएगा 15x + 5 के। तो यहां पे आप बोलोगे मेरे को क्या करना है, सारे वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साथ रखना है। तो यहां पे 6x को लेके जाऊंगा तो ये जाएगा 15x, यहां पे 6x पॉजिटिव है, जब मैं वहां लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसे ही जब ये +5 को मैं यहां लेके आऊंगा तो -5 हो जाएगा, -5 -3, तो -8 हो जाएगा ये, और 15 में से अगर मैं 6 माइनस करूंगा तो 9 हो जाएगा। तो 9x, तो x मेरा बराबर आ जाएगा -8/9 के। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा समाप्त। तो बच्चों आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राम्स। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, A, B, C, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, x हो गया, z हो गया, y हो गया, इन सब की वैल्यूज हमें ढूंढनी है। तो करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें ऐसे देखेंगे ना बड़ा गंदा लगेगा क्वेश्चन, कि मतलब बड़ा अजीब सा डायग्राम है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली में आपको ना इस तीनों क्वेश्चन को करने के लिए आपको ट्रांसवर्सल के बारे में पता होना जरूरी है। जब मैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में से एक लाइन ऐसे खींचता हूं, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और यहां पे जो ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल होता है बराबर होता है। अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो ये भी x होगा। तो ये हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये मेरा y है तो ये भी y के बराबर ही होगा। ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आपको पता होना चाहिए कि एक पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, मेरे दो एडजेसेंट एंगल्स हमेशा उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। या फिर इसी में सीख लो आप, अगर मैं आपसे बोलूंगा ना ये वाला साइड और ये वाला साइड का सम किसके बराबर होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होगा। यहां पे इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, इन दोनों एंगल्स का भी सम 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें बस इतनी प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। तो आप बोलोगे सर यहां पे एक और चीज, यहां पे देखो, आप देखो स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहां पे ऐसे कट कर रहा है और ये हमारा 100 डिग्री दे रखा है और ये एक्चुअली में x है। तो आपको पता होना चाहिए पूरे एक लाइन है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है। और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 100 + x किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो x मेरा क्या आ जाएगा, 180 - 100 के बराबर आ जाएगा। तो x मेरा किसके बराबर आ गया, 80 के बराबर आ गया। तो x यहाँ पे 80 के बराबर आ गया मेरा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, z ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे देखा जाए कि यहां पे मैंने अभी आपको समझाया, अगर मैं एक दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल खींचता हूं तो y ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। तो आप देखो ना इस वाले क्वेश्चन में भी मैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में से एक ऐसा लाइन खींच रहा हूं जो एक ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, z बराबर होगा 30 के। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। दो पैरेलल लाइंस के बीच में से अगर एक ट्रांसवर्सल खींचता हूं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो z मेरा किसके बराबर आएगा, 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। यहां पे हमें पैरेललोग्राम दे रखा है और पैरेललोग्राम मान लेते ABCD। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहां पे ये और ये एडजेसेंट एंगल ही तो है, दोनों पास पास वाले एंगल्स ही तो है। तो इन दोनों का सम 180 के बराबर होना चाहिए। ये एंगल एक्चुअली में है क्या, ये 40 + z है और ये वाला एंगल क्या है, 112 है। इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 40 को अगर मैं वहां लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा यहाँ पे, और 112 को वहां लेके जाऊंगा तो -112 हो जाएगा। तो z डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 140 - 112 किसके बराबर होता है ये, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 28 डिग्री। किसके बराबर हो जाएगा, 28 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो मेरा z क्या है, 28 आया। आप एक बात बताओ, दो पैरेलल लाइन से और उसमें से ऐसी एक लाइन जा रही है जहां पे आपको ये z दे रखा है,
क्या दे रखा है, ये z बोल रखा है कि ये z है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, अगर z 28 डिग्री के बराबर है तो ये भी तो 28 डिग्री होगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, तो यहाँ पे z 28 है तो यहाँ पे x भी 28 के बराबर होगा, x भी 28 के बराबर होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम के अंदर, और यहाँ पे द ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, तो यहाँ पे अगर y ये अगर 112 है तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल जो y होगा वो भी 112 डिग्री के बराबर होगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको बी वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सी सॉल्व करते हैं। तो सी में क्या करेंगे, आपको पता होता है कि पैरेललोग्राम का दो जो साइड्स होते हैं, दो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, उनकी लेंथ बराबर होती है, तो यहाँ पे ये और ये बराबर होने चाहिए, तो 3y माइनस 1 बराबर होना चाहिए 26 के, तो 3y बराबर हो जाएगा 27 के, तो y बराबर हो जाएगा 9 के, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, 3x बराबर होना चाहिए 18 के, दो पैरेलल साइड्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो 3x और 18 बराबर होने चाहिए, कब बराबर होंगे, जब मेरा x इसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, तो यहाँ पे मेरे को x भी मिल गया, y भी मिल गया। तो मैं आशा करता हूं आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹784। तो यहाँ पे अगर मैं अपने पॉकेट से पैसा निकाले कुछ खरीद रहा हूं तो वो सीपी होता है, जब भी मैं अपने पॉकेट से निकाले कुछ खरीदूंगा तो वो उस बंदे का सीपी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सीपी दे रखा है 784 विच इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%। तो यहाँ पे जो सीपी है हमारा क्या है, 784 है, लेकिन ये मेरा सिर्फ सीपी नहीं है, इस सीपी के अंदर एक्चुअली में जीएसटी भी इंक्लूडेड है, और जीएसटी एक्चुअली में है कितना है, यहाँ पे जीएसटी है एक्चुअली 12% का। पूछा है कि जीएसटी लगाने से पहले एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या था, बिना टैक्स के एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या था। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। यहाँ पे जो भी हमारा सीपी होता है ना, जब भी हमारा सीपी होता है, जो भी सीपी हो, हमेशा वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। सीपी हमेशा, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस आ रही है एक्चुअली सिर्फ सीपी का प्राइस है, क्या ये 100% के बराबर होगा ये 784? नहीं, ये एक्चुअली में ये जो है सीपी और जीएसटी मिला के है 784। तो अगर मेरा सीपी 100% है और अगर मेरा जीएसटी 12% है, तो सीपी जो जीएसटी के साथ है, सीपी जो जीएसटी के साथ है वो कितना हो जाएगा, 112% के बराबर हो जाएगा। तो एक्चुअली में जो 784 यहाँ पे दे रखा है ना, मुझे 100% की वैल्यू नहीं दे रखी, सीपी की वैल्यू नहीं दे रखी, सीपी प्लस जीएसटी जो कि 112% है उसकी वैल्यू दे रखी है। तो 112% मेरा किसके बराबर है, 784 के बराबर है। किसके बराबर है, 784 के बराबर है। हमें एक्चुअली में निकालना क्या है, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। टैक्स लगाने से पहले उस आर्टिकल का क्या प्राइस था, मतलब कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है, ये पूछा है यहाँ पे। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो होगा वो अपने आप में 100% होगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होगा। अगर 112% 784 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, यही पता लगाना है हमें। तो कैसे करेंगे, वही यूनिटरी मेथड करना है आपको। कैसे लगाना है, तो आप बोलोगे सर 1% किसके बराबर हो जाएगा, 784 अपॉन में 112 के। अगर मैं इसको किससे काटूंगा, अगर मैं इसको काटूंगा 4 से, तो ये हो जाएगा 4 19 76 4 6 24, 4 कितने का होता है, 4 2 8, 4 9 4 8 32 28। तो यहां पे आ गया 196 अपॉन में 28। अब इससे अगर मैं लोग कट करने कैसे करूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा 4 7 28 होता है, 4 4 16 13 36 4 9 36 7 7 49, तो ये 7 आ गया। तो 1% एक्चुअली में मेरे 7 रुपीज के बराबर है। 1% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 7 रुपीज। मुझे 1% ऑफ कॉस्ट प्राइस नहीं चाहिए, मुझे टोटल 100% चाहिए कि एक्चुअल उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर 1% 7 रुपए के बराबर है तो 100% कितना होगा, तो सीधी सी बात है 100% हो जाएगा 7 इंटू 100 के बराबर, तो ये आ जाएगा मेरा 700 रुपीज। तो एक्चुअली में मेरी जो उस ऑब्जेक्ट की, उस आर्टिकल की रियल प्राइस 700 रुपए थी, जब उस पर टैक्स लगा तो वो 784 का हो गया, जब उस पर 12% का टैक्स लगा तो वो 784 रुपीज का हो गया। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन द ईयर 2001 द नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल्स ऑफ ए स्टेट वाज 4375। तो साल 2001 में क्या हुआ, एक स्टेट है वहां पे मलेरिया फैल गया और उस वजह से वहां के हॉस्पिटल्स में टोटल 4375 पेशेंट्स आ गए। एवरी ईयर दिस नंबर डिक्रीजेस बाय 8%। तो यहां पे बोला गया है कि हर साल ये जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है ना, ये 8% से गिरते हैं, 8% से इनकी कमी होती है हर साल। फाइंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन 2003। अगर ऐसा चलता रहा, अगर हर साल 8% गिरा, अगले साल दोबारा 8% गिरा, तो 2003 में टोटल उस स्टेट के अंदर कितने पेशेंट्स बचेंगे। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ना, आपको यहाँ पे 2001 का डाटा दे रखा है, कितना यहाँ पे लोग 4375, और आपको कहां पहुंचना है, आपको पहुंचना है 2003, यहां पहुंचना है आपको 2001 से 2003 पहुंचना है। तो यहां पे कितने साल गैप है, 2001 से आप पहले 2002 जाओगे, फिर 2002 से आप 2003 जाओगे, तो मतलब 2 बार।
तो आपको क्या करना है, आपको यहां से यहां पहुंचना है। तो यहां पे बोला है कि हर साल 8% लोग डिक्रीज हो जाते हैं, 8% पेशेंट्स क्या है, डिक्रीज हो जाते हैं। तो अगर हर साल एक साल में 8% पेशेंट्स डिक्रीज हो गए तो एक्चुअली में पेशेंट्स बचे कितने? हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 8% लोग इसमें कम हो गए तो एक्चुअली में आप कितने बचेंगे? 92% लोग बचेंगे। तो यहां पे साल 2001 में इतने लोग थे, तो अब साल 2002 में एक्चुअली में इसके 92% लोग बचेंगे, इसके 92% लोग बचेंगे। बचेंगे नहीं बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे। अब साल 2003 में क्या होगा? अब आपके पास 2002 में इतने लोग हैं, 2002 में आपके पास इतने पेशेंट्स हैं। अब इस पेशेंट्स के भी 92% लोग बचेंगे 2003 में। तो 4375 इंटू 92% तो पहले का ही था 2002 का, इसका भी अब 92% ही बचेगा। क्या बचेगा? 92% ही बचेगा। तो यहां पे हमें क्या निकालना था? 2003 में कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे। तो ये आ जाएगा 4375 इंटू 92 का मतलब क्या होता है? 92% होता है 92 बाई 100 इंटू 92 बाई 100। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा, 4 से काटूंगा तो 423 सा 92 होता है 425 100 23 और ये 100 425 100। तो अगर मैं अब 4375 को 25 से काटना चाहूंगा तो क्या आएगा? 25 1 जा 25 और यहां पे 18 बचेगा 187, 25 7 जा 175 और ये 125 बचेगा तो 25 5 जा 125 और यहां पे दोबारा नीचे 25 से दोबारा काटूंगा तो 25 7 जा 175 होता है। तो ये मेरा आ गया 7 इंटू 23 इंटू 23 और आपको पता होना चाहिए 23 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 529 के बराबर होता है। तो 7 इंटू 529 किसके बराबर आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 7 9 63, 6 कैरी 7 टू 14 6 20 2 7 5 35 टू 37 3703। तो साल 2001 में इतने पेशेंट थे और साल 2003 में इतने पेशेंट्स बचेंगे। तो बच्चों समझते अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। यहां पे हमारा पार्ट ए पहले करेंगे। तो यहां पे आपको एक्सप्रेशन दे रखा है और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 2। तो यहां पे इस वेरिएबल को जब मैं 2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पे सीधा 2 पुट कर दो, 2 माइनस 3 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 क्या होता है? आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको बोर्ड मास करना होता है। बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 2 माइनस 3 क्या होता है? माइनस 1 होता है। तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं इस पे। यहाँ पे क्या बोला गया? 3y इंटू 2y माइनस 7 माइनस 3 इंटू y माइनस 4 माइनस 63 फॉर y इज इक्वल टू माइनस 1। क्वेश्चन देखने में खतरनाक है क्योंकि बस हमें y को माइनस 1 पुट करना है तो ये इजिली हो जाएगा। यहाँ पे y के जगह पे माइनस 1 पुट करो, 3 इंटू माइनस 1 ब्रैकेट में 2 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 3 इंटू y क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस 4 और ये हो जाएगा माइनस 63। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 क्या होता है? माइनस 3 होता है, माइनस 2 माइनस 7 माइनस 9 के बराबर होता है, माइनस 3 इंटू यहाँ पे माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 के बराबर हो जाएगा और ये माइनस 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 9 से 27 हो गया और 3 5 से 15 हो गया। देखो दो नेगेटिव नंबर्स को, दो नेगेटिव इंटीजर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो पॉजिटिव बन जाता है, माइनस 63। तो यहां पे अगर मैं 27 और 15 को जोड़ूंगा तो 42 के बराबर आएगा। 42 में से अगर मैं 63 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे ये आ जाएगा कितना? 21 आ जाएगा। 21 के बराबर आ जाएगा, नेगेटिव 21। तो इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव 21। तो बच्चों आप समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में। तो आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में होता है। तो यहां पे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, ए प्लस बी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 3x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 2y। मल्टीप्लीकेशन में a माइनस बी, इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा। तो 3x प्लस 2y माइनस 3x माइनस 2y। अब ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3x क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा और ये 2y और माइनस 2y कट के 0 बन जाएंगे। ऐसे ही यहां पे ये हो जाएगा मेरा, इसे सॉल्व करूंगा तो 3x प्लस 2y और जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 3x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा। और यहां पे आप बोलोगे सर 3x और 3x कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 6x इंटू 2y प्लस 2y जो कि 4y के बराबर होता है। तो ये आ गया आपका 6 इंटू 4 24xy के बराबर आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन, हमें इसमें फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे फैक्टर करेंगे इसको? तो आपने बोला सर ये हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है a की पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। तो यहां पे आप a टू द पावर 4 को a स्क्वायर की पावर 2 लिख दो और b की पावर 4 को b स्क्वायर टू द पावर 2 लिख दो।
अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर ये ए मान लेता हूं मैं और इसको बी मान लेता हूं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में साफ साफ यहां पे ए स्क्वायर को मैं ए मानता हूं और यहां पे जो बी स्क्वायर है उसको मैं बी मानता हूं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब इसे पहले जोड़ना है इसके साथ, फिर इसमें से इसे घटाना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको और छोटा कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस पे आते हैं। आप देखो यहां पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे देखो ये 11b स्क्वायर है, 11b का होल स्क्वायर है और ये 4c का होल स्क्वायर है। 11b का होल स्क्वायर है ये, और यहां पे 4c का होल स्क्वायर है, साफ दिख रहा है। तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन सकता है अगर मेरा 2ab करेक्ट आ जाए। तो 2ab यहां पे क्या होना चाहिए इसके हिसाब से? तो 2 इंटू ए क्या है? 11b और c क्या है? 4c। तो अगर इसे सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू 11 कितना होता है? 22, 22 इंटू 4 कितना होता है? 88। तो यहां पे बिल्कुल 88bc मिल रहा है मेरे को। तो 11b स्क्वायर, यहां पे बीच में माइनस है और यहां पे बीच में प्लस है, तो ये हो जाएगा 11b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 4c का होल स्क्वायर। यहां पे एक्चुअली में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पे a क्या है? 11b और b क्या है? मतलब दूसरा पार्ट क्या? a माइनस बी होल स्क्वायर में a तो ये हो गया और b हो गया 4c, तो इसका होल स्क्वायर। तो ये आगे मेरा इस क्वेश्चन का भी आंसर। अब चलते हैं इस पे, इसे कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर यहां पे डायरेक्टली तो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, क्यों? m का स्क्वायर तो ठीक है, 21 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता ना 21 स्क्वायर, तो वहां पे डायरेक्टली a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 21 को स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे दो नंबर बताओ, ऐसे दो नंबर बताओ जिसे मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले? पॉजिटिव 21 मिले, और ऐसे ही दो नंबर सेम दो नंबर अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? -10 के बराबर होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर दो नंबर तो हमें पता है 3 7 21 होता है और 3 + 7 10 होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? -10 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? -3 इंटू -7 लिखना पड़ेगा, और ये भी -3 प्लस -7, तभी -10 के बराबर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा m-3 इंटू m-7, इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो बच्चों अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को, फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन एंड डिवाइड। तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है, पहले ऊपर वाला जो न्यूमरेटर उसे फैक्टराइज करेंगे, फिर जो आंसर आएगा ना उससे हम किसे डिवाइड करेंगे? 6 इंटू x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को। यहां पे भी वही न्यूमरेटर में कुछ लिखा हुआ है, उस न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, जो हमारा आंसर आएगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर ए को। यहां पे 4x स्क्वायर माइनस 100 है, तो 4x को मैं कैसे लिख सकता हूं? 4x स्क्वायर को मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और यहां पे 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां पे और डिवीजन में क्या हमारे पास 6 इंटू x प्लस 5 है। तो आप बोलोगे सर यहां पे 2x का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा यहां पे? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2x प्लस 10 इंटू ए माइनस बी, 2x माइनस 10 अपॉन में 6 इंटू एक्स प्लस 5। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऐसे फॉर्मेट में आते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ तो कटने वाला होता ही है, तो आपको कैसे ना कैसे ऊपर x प्लस 5 ढूंढना है, कहां पे छुपा हुआ है। तो देखो इसमें से अगर मैं 2 को कॉमन निकाल दूंगा तो ऊपर क्या बचेगा? x प्लस 5 ही बचेगा, ऊपर x प्लस 5 ही बचेगा इंटू 2x माइनस 10 अपॉन में 6 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये देखो ऊपर और नीचे x प्लस 5 और x प्लस 5 कट जाएंगे, 2 3 6 आ जाएगा। तो मेरा आंसर यहां पे आ जाएगा 2x माइनस 10 अपॉन में 3, 2x माइनस 10 अपॉन में 3 आ गया मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं अपने पार्ट बी पे। तो यहां पे हमें क्या दे रखा है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy अपॉन में x माइनस वाई। तो हमें पहले इसको फैक्टराइज करना है, फिर इससे डिवाइड करना है। इसका मतलब है हमें कैसे ना कैसे करके ऊपर x माइनस वाई वाला टर्म तो लेके आना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो इसको सबसे पहले सॉल्व करो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2xy हो गया यहाँ पे माइनस 4xy, और अपॉन में यही चीज लिखा हुआ है नीचे x माइनस वाई। तो आप बोलोगे सर 2xy माइनस 4xy किसके बराबर होता है? तो माइनस 2xy के बराबर होता है। तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, कुछ याद आया किसका फॉर्मूला होता है? ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। देखो ऊपर भी मैं x माइनस वाई लेके आ गया, और नीचे क्या है? x माइनस वाई है। तो ऊपर वाला x माइनस वाई, और नीचे ऊपर 2 x माइनस वाई है और नीचे 1 x माइनस वाई है। तो ऊपर नीचे 1 x माइनस वाई, 1 x माइनस वाई कट जाएगा, और क्या बचेगा? न्यूमरेटर में सिर्फ 1 x माइनस वाई बचेगा हमारा। तो आगे इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो जो आप सिंप्लीफाई करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट को, यहां पे हमें क्या दे रखा है? एक क्वेश्चन दे रखा है हमें 125 इंटू एक्स टू द पावर 3 अपॉन में 5 टू द पावर माइनस 3
अब देखो यहाँ पे 25 लिखा है, तो 25 को मैंने 25 ना लिख के उस 25 को मैं उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दूंगा। तो 25 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 5 इंटू 5 आता है, तो 5 इंटू 5 स्क्वायर हो गया इंटू एक्स टू द पावर -6। ऐसे ही अगर मैं 125 को भी तोड़ना चाहूँ ना, तो 125 एक्चुअली में 5 का क्यूब होता है, 125 एक्चुअली में 5 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे इसको मैं 125 ना लिख के 5 का क्यूब लिखूंगा। तो आप बोलोगे सर हमें क्या करना है, यहाँ पे सारे 5 को उठा के ऊपर ले जाओ। तो जब ये 5 की पावर -3 जब ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू, जब ये 5 की पावर -3 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3, और जब ये 5 की पावर 2 जब ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर -2 इंटू एक्स टू द पावर 3, और जब ये x टू द पावर -6 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर 6। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर -2। तो इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5 मेरा बेस, और सारे जो मेरे पावर्स हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 3 6, 6 - 2 4 इंटू x मेरा बेस है, यहाँ पे देखो दोनों जगह x बेस है मेरा, और जो पावर है वो ऐड हो जाएगा 3 + 6 9। तो 5 टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 9 इसका आंसर आ गया। अब चलते बी पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमें ब्रैकेट के अंदर कुछ दे रखा है, और बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हमें ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व करना होता है। तो 3 टू द पावर -7 है, और यहाँ पे 3 टू द पावर -10 है। तो 3 टू द पावर -7 को मुझे डिवाइड करना है 3 टू द पावर -10 से, और यहाँ पे पावर 5 है इंटू 3 टू द पावर -5। तो ये क्या हो जाएगा, जब मैं 3 को ऊपर लेके जाऊंगा, 3 टू द पावर -10 को ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर -7 इंटू 3 टू द पावर 10 की होल टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर -5। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर -7 और 3 टू द पावर 10। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, -7 + 10 जो किसके बराबर होता है, -7 + 10, -7 + 10 बराबर होता है 3 के। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 की पावर 5 इंटू 3 टू द पावर -5। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 15 इंटू 3 टू द पावर -5। और आप देखो अब दोबारा बेस सेम है मेरा, तो पावर क्या होता है, ऐड होते हैं, तो 15 + -5। तो 15 + -5 क्या होता है, 15 - 5 ही होता है, और 15 - 5 10 के बराबर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 टू द पावर 10। अब चलते हैं अपने सी क्वेश्चन की तरफ। तो सी क्वेश्चन में क्या बोला गया, 7 टू द पावर 0 ब्रैकेट के अंदर है, ये सॉल्व करेंगे पहले। किसी भी नंबर चाहे 1000 टू द पावर 0 चाहे 1 बिलियन टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, प्लस 4 टू द पावर -1, 4 टू द पावर -1 का मतलब 1/4 होता है, इनटू में क्या दे रखा है आपको 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5/4 इंटू 3 टू द पावर 2 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 45/4 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, 45/4। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं, लेकिन स्पेस नहीं बचा तो मैं इसको मिटाता हूं अभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में भी आप देखो, यहाँ पे 10 दे रखा है, 25 दे रखा है, 15 दे रखा है, 6 दे रखा है। इन सबको हमें इनके प्राइम नंबर के फैक्टर्स में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 टू द पावर -5, यहाँ पे 2 तो एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो 10 को ऐसे तोड़ो दो फैक्टर्स में जहां पे 10 को मैं दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन लिख पाऊंगा। तो 10 किसका दो, कौन से दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 आता है। तो आप लोग सर 2 × 5, तो यहां पे ये हो जाएगा 2 × 5 की होल टू द पावर -5, और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही 6 की बात कर रहा हूं, ऐसे कौन से दो प्राइम नंबर से जिनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 मिलता है, 2 × 3, तो ये हो जाएगा 2 × 3 टू द पावर -5, और 15 क्या होता है, 3 × 5, ऐसे दो प्राइम नंबर्स होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 15 मिलता है। तो 3 × 5 टू द पावर -4। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर -5, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -5, और ये हो जाएगा 5 टू द पावर -5, और ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर -5 इंटू 3 टू द पावर -5 इंटू 3 टू द पावर -4 इंटू 5 टू द पावर -4। तो यहाँ पे 2 टू द पावर -5 और 2 टू द पावर -5 कट जाएगा, और यहाँ पे और कुछ कटेगा, और तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इस 2 टू द पावर -5 को मैंने यहाँ रखा अकेला, और यहाँ पे 5 टू द पावर -5 है और 5 टू द पावर 2 है, बेस सेम है हमारा, तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एडअप हो जाते हैं, पावर एडअप हो जाते हैं। तो 5 मैं यहाँ लिखूंगा, और जो मेरा पावर एडअप होगा तो -5 + 2 क्या होता है, -3 के बराबर होता है। तो ये आ गया 5 टू द पावर -3। ऐसे ही जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, 3 टू द पावर -5 को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5, और ऐसे ही जब मैं 3 टू द पावर -4 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4। ऐसे ही जब मैं 5 टू द पावर -4 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर -3 यहाँ पे, और 5 टू द पावर 4 है यहाँ पे, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो बेस सेम है, तो बेस में 5 ही लिखूंगा यहाँ पे, लेकिन पावर एडअप हो जाएंगे। -3 और +4 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो 5 टू द पावर 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी बेस सेम है 3, लेकिन पावर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे, तो 5 + 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा इसका आंसर 2 टू द पावर -5 इंटू 5 इंटू 3 टू द पावर 9। तो बच्चों आपको अगर और भी ऐसे ही वर्कशीट्स करने हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए।
मैं आपके लिए और भी ऐसे वाले वर्कशीट्स कराऊंगा, रिवीजन वाले वर्कशीट्स कराऊंगा, जिससे कि आपके पेपर में अच्छे नंबर आएंगे।